पिछले एपिसोड में हमने देखा जिन और जैक को गेम की भयानक हकीकत से रूबरू कराने के बाद उस अनजान लड़की ने उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का इनविटेशन दिया, पर जैक वो इनविटेशन ठुकराकर अपने घर लौट आया। लेकिन जैक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अंजाम कितना खौफनाक होगा। अगर आपने कहानी का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब आगे। लंदन सन 1982। येवेंजी इवान से एक रेस्टोरेंट में मिली। येवेंजी और इवान्स की ये दूसरी मुलाकात थी। आज से 6 साल पहले कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग की मौत के साथ ही चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन का भी अंत हो चुका था, जिसके कुछ सालों बाद वो मिलिट्री रिसर्च बेस भी बंद हो गया था जहां येवेंजी काम करती थी। तब से येवेंजी आजाद हो चुकी थी और आज वो अपने स्वर्गवासी पिता की तरह सिन्हुआ यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स की जानी मानी प्रोफेसर बन चुकी थी। येवेंजी एक कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन आई हुई थी। इसी बहाने उसने इवान से भी मुलाकात की। इवान्स अपने पिता के गुजर जाने के बाद उनकी ऑयल कंपनी का मालिक बन चुका था और अब वो अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए करना चाहता था। इस पर येवेंजी ने उसे 6 साल पहले एलियंस के साथ हुई उसकी बातचीत के बारे में बताया और कहा, अगर हम किसी तरह उन एलियन से फिर से संपर्क बना पाए तो उनकी मदद से हम पृथ्वी को तबाह होने से बचा सकते हैं। एलियंस के बारे में सुनकर इवान्स का मुंह खुला का खुला रह गया और इसी के साथ ये कहानी अपने वर्तमान समय सन 2024 में आ गई, जहां जैक की हत्या की खबर ने उसके चारों दोस्तों को गहरे सदमे में डाल दिया था। जिन और ऑगी को डिटेक्टिव क्लैरेंस और वेड ने अपने हेडक्वार्टर में बुलाया था, जहां उन्होंने उन दोनों को जैक की हत्या का वीडियो फुटेज दिखाया। लेकिन उस फुटेज में जैक की हत्या करने वाली उस लड़की का नामो निशान तक नहीं था। वेड को मालूम चल चुका था कि उस लड़की ने जिन को उनके ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का इनविटेशन दिया था। वेड ने जिन से कहा, अगर तुम अपने दोस्त जैक के कातिलों को पकड़वाना चाहती हो तो हमारा साथ दो। तुम इस इनविटेशन में दिए गए लोकेशन पर जाओगी जहां उस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है। तुम्हें ट्रेस करके हम भी वहां तक पहुंच जाएंगे और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। इस पर जिन बेझिझक राजी हो गई। कुछ देर बाद क्लैरेंस वेड के पास आया और उसे बताया, हमें इवान्स के ठिकाने का पता चल गया है। इस वक्त इवान्स अपने ऑयल टैंकर शिप में है, लेकिन उसकी शिप 40 सालों से किसी भी बंदरगाह पर नहीं आई है, जिसका मतलब है कि इवान्स अपनी ऑयल टैंकर शिप को ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के बजाय किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्लैरेंस ने वेड को यह भी बताया कि इवान्स की शिप पर लगभग 1000 लोग भी हैं जो अपने परिवार के साथ शिप में ही रहते हैं। ये बताकर क्लैरेंस ने वेड से उस शिप की छानबीन करने जाने की इजाजत मांगी, पर वेड ने उससे कहा कि वे अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि सही मौके का इंतजार करेंगे। इसके बाद ये कहानी भूतकाल में सन 1984 में आ गई, जहां इवान्स येवेंजी को अपने हेलीकॉप्टर से उनका नया रिसर्च बेस दिखाने ले जा रहा था। दरअसल अब से 2 साल पहले जब येवेंजी ने इवान्स को एलियन से संपर्क होने की बात बताई थी, उसके बाद से ही इवान्स ने अपने ऑयल टैंकर शिप को सीक्रेट रिसर्च बेस में बदल दिया था। वहां येवेंजी और इवान्स बेरोक टोक अपने मकसद को अंजाम दे सकते थे। उस रिसर्च बेस को देखकर येवेंजी की आंखों से आंसू छलक उठे और उसने प्यार से इवान्स को किस कर लिया। यहीं से उनके ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई। इसी के साथ ये कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ गई, जहां इवान्स की शिप में मौजूद लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। वे सभी इवान्स की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। वे सभी उसी ईश्वर को मानते थे जिससे इवान्स माइक्रोफोन स्पीकर के जरिए बातें करता था। उनके ईश्वर कोई और नहीं बल्कि सांटी थे, वही एलियंस जो अपने 3 सूरज वाले ग्रह को छोड़कर पृथ्वी पर बस्ती बसाने के मकसद से आ रहे थे। इवान्स शिप पर बने अपने कैबिन में आया और सांटी को लंदन में होने वाली उनकी सीक्रेट मीटिंग के बारे में जानकारी देने लगा, लेकिन सांटी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अब वो मीटिंग सीक्रेट नहीं रही। पुलिस वालों को उस मीटिंग के बारे में पता चल चुका है, यहाँ तक कि वो सैटेलाइट के जरिए अब भी तुम पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये सुनकर इवान्स सहम सा गया, लेकिन सांटी ने इवान्स को भरोसा दिलाते हुए कहा, फिक्र मत करो, तुम बस अपना काम करते रहो, हम तुम सबकी सुरक्षा करेंगे। ये सुनकर इवान्स के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। इसके बाद इवान्स ने सांटी को एक कहानी के जरिए इंसानों के झूठ बोलने के नेचर के बारे में बताया, लेकिन सांटी के प्लेनेट में लोग एक दूसरे का दिमाग पढ़कर ही कम्युनिकेट कर लेते थे, इसलिए झूठ बोलना क्या होता है ये सांटी को पता नहीं था। इवान्स से इंसानों के झूठ बोलने के बारे में सुनकर सांटी एक पल के लिए चुप हो गई।
लेकिन कुछ ही पलों बाद उसने कहा, अब हम झूठ का मतलब समझ चुके हैं। झूठे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इंसान झूठ बोलते हैं, इसलिए अब हमें इंसानों से खतरा महसूस होने लगा है। हम और इंसान एक साथ कभी नहीं रह सकते। इतना कहकर सांटी शांत हो गई। सांटी की बातें सुनकर इवांस के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो कांपती हुई जुबान से लगातार सांटी को पुकारता रहा, पर उसे दोबारा सांटी की आवाज नहीं आई। इसी दौरान दूसरी ओर जिन इवांस के ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए निकल चुकी थी। जल्द ही वो इनविटेशन पर दिए हुए लोकेशन पर पहुंच गई, जहां जिन की ही तरह उस गेम को पार करने वाले सारे लोग मौजूद थे। वहीं जिन की मुलाकात एक बार फिर उस लड़की से हुई जिसने जैक की हत्या की थी। उस लड़की ने जिन को अपना नाम तातियाना बताया। तातियाना ने जिन से कहा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाले हैं। वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। ये सुनकर क्लैरेंस और वेड हैरान रह गए, क्योंकि उनके मुताबिक उस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर इवांस था, जो कि इस वक्त अपनी शिप पर था और वे लोग सैटेलाइट कैमरे से उस पर नजर रखे हुए थे। फिर भला वो उनकी नजरों से बचकर वहां तक कैसे पहुंच सकता था। इतने में ही एक आदमी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर को स्टेज पर आमंत्रित करते हुए कहा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर डॉक्टर येवेंजी का। येवेंजी नाम सुनकर जिन, क्लैरेंस और वेड के चेहरे से जैसे हवाइयां ही उड़ गई, क्योंकि येवेंजी कोई और नहीं बल्कि वेरा की मां ही थी। वेरा की मां येवेंजी ने ही दशकों पहले एलियंस को पृथ्वी पर आने का इनविटेशन दिया था। क्लैरेंस और वेड को अब समझ आ चुका था कि येवेंजी और उसकी ऑर्गेनाइजेशन शुरू से ही उनके सारे प्लान के बारे में जानते थे, लेकिन वे ये सोचकर हैरान थे कि सब जानते हुए भी येवेंजी उन्हें उनकी जासूसी करने क्यों दे रही थी। वहीं जिन को भी अब समझ आ गया था कि येवेंजी ने उसे वेरा का जो हेडसेट दिया था वो वेरा का नहीं था, बल्कि वो हेडसेट जिन के लिए ही था। येवेंजी ने जानबूझकर हेडसेट जिन को दिया था ताकि वो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर सके। इसी दौरान येवेंजी स्टेज पर आई और नए लोगों का स्वागत करते हुए उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने लगी। तभी क्लैरेंस के सोल्जर्स वहां आ धमके और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ये देख तातियाना और उसके लोगों ने भी अपनी बंदूकें निकाल ली और सोल्जर्स पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। क्लैरेंस ने तातियाना के पैर पर गोली चलाकर उसे घायल कर दिया और जिन को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लाया। वहीं एक और इस सारी अफरा तफरी के बीच येवेंजी शांत बैठी थी। उसे यकीन था कि वहां जो भी हो रहा था वो सब सांटी की मर्जी से ही हो रहा था। जल्द ही सोल्जर्स ने उन लोगों पर काबू पा लिया। उन्होंने येवेंजी और उसके सारे फॉलोअर्स को अरेस्ट कर लिया, लेकिन तातियाना गोली लगने के बावजूद भी घिसटती हुई पुलिस के चंगुल से बच निकली। कुछ देर बाद स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस एजेंसी के हेडक्वार्टर में क्लैरेंस येवेंजी से पूछताछ कर रहा था। येवेंजी भी बेझिझक क्लैरेंस को उसके सारे सवालों के जवाब दे रही थी। उसे यकीन था कि उसके पास ऐसा कोई राज नहीं था जिसका खुलासा होने पर सांटी के मकसद में रुकावटें आ सके, वरना सांटी उसे अरेस्ट होने ही नहीं देते। क्लैरेंस ने येवेंजी से पूछा, हमें तुम्हारी और इवांस की नजदीकियों के बारे में पता चला है। क्या इवांस ही वेरा के पिता हैं? इस पर येवेंजी ने कहा, हाँ, लेकिन मैंने ये बात वेरा को कभी नहीं बताई और ना ही मैंने उसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, क्योंकि वेरा की सोच हमसे काफी अलग थी। वो हमारे काम को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ये सुनकर क्लैरेंस ने पूछा, आखिर वेरा खुशी क्यों की? इस पर येवेंजी ने बताया, बदकिस्मती से एक दिन वेरा ने वो मैसेजेस पढ़ लिए जो इवांस ने मुझे भेजे थे। उससे वेरा को हमारे काम के बारे में पता चल गया। उसे लगा कि हमने अनजान एलियंस को पृथ्वी पर बुलाकर सारे पृथ्वीवासियों की जान को दांव पे लगा दिया है। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुशी कर ली। क्लैरेंस ने येवेंजी की ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी उससे कई सवाल किए, जिनके येवेंजी ने भी ईमानदारी से जवाब दिए। इस तरह क्लैरेंस की पूछताछ का सिलसिला खत्म हुआ और वो येवेंजी से सारी जानकारी लेकर वेड के पास आ गया। उसने वेड को बताया, मैंने येवेंजी से पता लगाया है कि इवांस अपने शिप में हर रोज सांटी से बातें करता है और सांटी से हुई बातों की सारी रिकॉर्डिंग्स को एक हार्ड डिस्क में संभाल कर रखता है। इस पर वेड ने कहा, फिर तो हमें किसी भी तरह वो हार्ड डिस्क हासिल करनी होगी। उससे ही हम जान पाएंगे कि हमारे दुश्मन हमसे कितने इंटेलिजेंट हैं। ये सुनकर क्लैरेंस ने कहा, उस हार्ड डिस्क को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। उस शिप पर इवांस के साथ 1000 लोग और भी हैं। अगर हम वहां स्पेशल फोर्स भेजेंगे तो वे लोग भी जवाबी हमला करेंगे और हमारे हार्ड डिस्क तक पहुंचने से पहले ही वे उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्लैरेंस ने आगे बताया, अगले महीने इवांस की शिप
पनामा के विशाल नहर से गुजरने वाली है और ये हमारे किसी भी प्लान को अंजाम देने का बिल्कुल सही मौका होगा। वेड और क्लैरेंस उसी वक्त से हार्ड डिस्क को हासिल करने की तरकीब सोचने में लग गए। इसी दौरान उधर येवेंजी और उसके फॉलोअर्स के पकड़े जाने से इवांस की शिप पर मौजूद लोगों की अपने ईश्वर सांटी के प्रति आस्था डगमगाने लगी थी। लेकिन इवांस ने उन्हें यह कहकर हौसला दिया कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे उनके ईश्वर सांटी का कोई प्लान है। उन्हें ये उम्मीद देकर इवांस अपने कमरे में आ गया और एक बार फिर ईश्वर से बात करने की कोशिश की, पर इस बार भी उसे ईश्वर से कोई जवाब नहीं मिला। उधर दूसरी ओर क्लैरेंस ने जिन और ऑगी की सुरक्षा के लिए उन्हें शहर से दूर एक सुनसान घर में रखा था, जहां 24 घंटे पुलिस के आदमी तैनात रहते थे। ऐसे ही एक दिन क्लैरेंस ऑगी से मिलने आया। क्लैरेंस ने ऑगी को इवांस की शिप पर मौजूद हार्ड डिस्क के बारे में बताया और कहा, उस हार्ड डिस्क को हासिल करने के लिए हमने एक प्लान बनाया है, लेकिन वो प्लान तुम्हारे नैनो फाइबर्स के बिना कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए नैनो फाइबर्स बनाने का काम दोबारा शुरू करो। लेकिन ऑगी ने क्लैरेंस को साफ इनकार कर दिया। उसे डर था कि वो काउंटडाउन उसे दोबारा दिखने लगेगा जो उसकी जान ले लेगा। इस पर क्लैरेंस ने ऑगी से कहा, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि जैक की कातिल तातियाना और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोग पकड़े जाएं, तो तुम्हें यह काम करना ही होगा। ये सुनकर ऑगी राजी हो गई। वे लोग उसी रात ऑगी के लैब में पहुंच गए, जहां क्लैरेंस ने पहले ही सिक्योरिटी के सारे इंतजाम कर रखे थे। ऑगी ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने लैब को दोबारा शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से इस बार ऑगी को वो काउंटडाउन नहीं दिखा। ये देख ऑगी ने खुशी से क्लैरेंस को गले लगा लिया। अब ऑगी बिना किसी डर के अपने नैनो फाइबर्स बनाने का काम जारी रख सकती थी। लेकिन ऑगी को मन ही मन ये बात खटक भी रही थी कि अचानक उसे वो काउंटडाउन दिखने बंद कैसे हो गए। कुछ देर बाद क्लैरेंस ऑगी को मिलिट्री बेस पर ले आया, जहां वेड जिन के बॉयफ्रेंड राज के साथ पहले से ही मौजूद था। राज ब्रिटिश नेवी का सबसे काबिल ऑफिसर था, इसलिए वेड ने उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था। राज ने वेड के आदेश पर नेवी के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स को जमा किया था। वेड ऑगी और राज को लेकर अपने प्लान को अंजाम देने निकल पड़ा। इसी दौरान उधर कैंसर से जूझ रहा विल सॉल के साथ शहर से दूर एक शांत जगह पर रहकर अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से जीने की कोशिश कर रहा था। जैक मरने से पहले अपनी संपत्ति में से 2 अरब रुपए विल के नाम कर गया था, ताकि विल अच्छे से अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवा सके। लेकिन विल जानता था कि उसका इलाज हो पाना नामुमकिन था, इसलिए वो जब तक जिंदा था तब तक अपनी जिंदगी खुशी से जीना चाहता था। उधर दूसरी ओर वेड ने अपने प्लान के मुताबिक ऑगी और राज की मदद से पनामा के विशाल नहर में नैनो फाइबर्स का एक जाल बिछा दिया था। नैनो फाइबर्स के उस जाल को खुली आंखों से देख पाना नामुमकिन था। अब बस इंतजार था तो शिप के वहां से गुजरने का। कुछ ही देर बाद शिप वहां से गुजरी। उस शिप में आम दिन की तरह बच्चे खेल कूद कर रहे थे और बाकी लोग अपने काम में व्यस्त थे। इतने में ही शिप नैनो फाइबर्स के इनविजिबल जाल से होती हुई आगे बढ़ने लगी, जिससे शिप पर मौजूद हर एक मजबूत से मजबूत चीज मक्खन की तरह कटने लगी। नैनो फाइबर शिप पर मौजूद मासूम बच्चों से लेकर हर एक इंसान के टुकड़े करते चले गए, जिससे लोग चीखते चिल्लाते हुए पीछे हटने लगे। तभी लोगों की चीख सुनकर इवांस को भी उस खतरे की भनक लग गई। वो फौरन सर्वर रूम में आ गया और वहां से एक लाल रंग की हार्ड डिस्क लेकर भागने की कोशिश करने लगा, पर इवांस अपनी मौत से ज्यादा दूर भाग नहीं पाया। अगले ही पल नैनो फाइबर्स ने उसे भी काटकर मांस के ढेर में बदल दिया। फिर अंत में कई टुकड़ों में कट चुका वो शिप किनारे पर आकर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कुछ देर बाद वेड और उसके आदमी शिप के मलबे की तलाशी लेने लगे। तभी ऑगी को वहां बच्चों के कटे हुए टुकड़े दिखाई दिए। वो भयानक दृश्य देख ऑगी का कलेजा तक कांप उठा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस शिप में बच्चे होंगे। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वो अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर वेड को इवांस की लाश के पास वो लाल हार्ड डिस्क मिल गई, जिसे पाकर वेड की खुशी 7वें आसमान पर थी। वेड ने फौरन अपने बेहतरीन हैकर्स को उस हार्ड डिस्क को ओपन करने में लगा दिया। लेकिन उस हार्ड डिस्क की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि उन बेहतरीन हैकर्स के लिए भी उसे ओपन कर पाना नामुमकिन था। लेकिन इतने में ही अचानक वो हार्ड डिस्क अपने आप ही कंप्यूटर पर ओपन हो गई। ये देख वे लोग समझ गए कि सांटी उन्हें हार्ड डिस्क में मौजूद कुछ दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खुद ही उसे ओपन कर दिया। उस हार्ड डिस्क में इवांस और सांटी की बातचीत की सारी रिकॉर्डिंग्स थी और साथ ही उसमें सोफोन नाम की एक फाइल भी थी,
जो 100 पेटाबाइट यानी कि 10 करोड़ जीबी की थी। हैकर्स उस फाइल को डिकोड करने की कोशिश में लग गए। कुछ वक्त बाद वेड येवेंजी के पास आया और उसे बताया कि कैसे उन्होंने एक ही झटके में उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सफाया कर दिया और सांटी ने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बाद उसने येवेंजी को इवांस और सांटी के बीच हुई आखिरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें सांटी ने साफ कह दिया था कि वो और इंसान एक साथ कभी नहीं रह सकते। ये जानकर येवेंजी कांप उठी। उसे अंदाजा हो गया कि उसने सांटी को पृथ्वी पर बुलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। इसी दौरान उधर वेड जिन से मिलने जा पहुंचा। वेड ने जिन से कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड राज अब मेरे साथ काम कर रहा है। उसने मुझे बताया कि तुम एक बेहतरीन फिजिसिस्ट हो। मैं चाहता हूं कि तुम सांटी की टेक्नोलॉजी समझने में हमारी मदद करो। ये कहकर वेड जिन को अपने साथ हेडक्वार्टर ले आया। वेड ने जिन को कंप्यूटर पर सोफोन नाम की वो फाइल दिखाई और बताया, शायद इस फाइल में कुछ ऐसा है जो सांटी हमें दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये फाइल ऐसे फॉर्मेट में है जिसे हमारे किसी भी कंप्यूटर पर नहीं खोला जा सकता। इस पर जिन ने कहा, हो सकता है इस फाइल में गेम का अगला लेवल हो। अगर ऐसा है तो इस फाइल को हम गेमिंग हेडसेट के जरिए देख सकते हैं। इसके बाद जिन और वेड दोनों ने वो हेडसेट पहन लिया और वे दोनों एक बार फिर गेम की दुनिया में आ गए। गेम की उस दुनिया को देख वेड भी भौचक्का रह गया। तभी उनके पास वो तलवारबाज लड़की आई। वेड ने जिन से पूछा, ये लड़की कौन है? इस पर जिन ने उसे बताया, शायद ये सांटी की बनाई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके बाद वेड ने बिना समय गवाए उस लड़की से पूछा, आखिर तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? जवाब में उस लड़की ने कहा, तुम इंसान 1 लाख साल से भी ज्यादा समय से इस दुनिया में हो। तुम्हें शिकार छोड़कर खेती करने में 90,000 साल लग गए, लेकिन फिर अगले 10,000 सालों में ही तुमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी। फिर महज 200 सालों में ही तुमने एटम्स की खोज कर ली और अब 50 सालों में ही तुमने कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। हालांकि अभी हमारी टेक्नोलॉजी तुमसे कहीं ज्यादा एडवांस है, लेकिन हमें पृथ्वी तक पहुंचने में 400 साल लगेंगे। इस दौरान हम अपनी टेक्नोलॉजी को ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम इंसान जिस स्पीड से डेवलप हो रहे हो, इन 400 सालों में तुम्हारी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगी और जब हम पृथ्वी पर पहुंचेंगे तो तुम हमें आसानी से खत्म कर दोगे। उसके बाद तुम हमारे प्लेनेट में आकर हमारे प्लेनेट को भी तबाह कर दोगे ताकि हम तुम पर दोबारा हमला ना कर सके। ये सुनकर वेड ने कहा, क्या इसीलिए तुम हमारे विज्ञान को खत्म कर रहे हो ताकि हम तुमसे आगे ना निकल पाए? इस पर उस लड़की ने कहा, हाँ, हम अपने सोफोन के जरिए तुम्हारे विज्ञान को खत्म कर रहे हैं और तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। ये सुनकर वेड ने पूछा, आखिर ये सोफोन क्या है? इस पर उस लड़की ने बताया, सोफोन हमारा एक सुपर कंप्यूटर है जिसे हमने एक प्रोटॉन से बनाया है। ये सुनकर जिन हैरान रह गई। उसने पूछा, आखिर एक प्रोटॉन जैसे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से कोई सुपर कंप्यूटर कैसे बना सकता है? ये तो नामुमकिन है। इस पर उस लड़की ने कहा, ये तुम्हारे लिए नामुमकिन हो सकता है, हमारे लिए नहीं। इस दुनिया में कई सारे डायमेंशंस हैं, पर हम केवल 3 डायमेंशंस को ही देख सकते हैं। इसलिए हमें चीजें 3 डायमेंशंस यानी कि 3D में दिखाई देती हैं। हालांकि इस दुनिया में हर चीज के 3 से भी कहीं ज्यादा डायमेंशंस होते हैं और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम किसी भी चीज के सभी डायमेंशंस को खोल सकते हैं। इसी तरह अपनी टेक्नोलॉजी से हमने एक प्रोटॉन के सभी डायमेंशंस खोल दिए। ये किसी फोल्ड किए हुए कपड़े को अनफोल्ड करने जैसा है। सभी डायमेंशंस खुलते ही वो प्रोटॉन इतना बड़ा हो गया कि वो किसी प्लेनेट को भी ढक सकता था। प्रोटॉन्स को बड़ा करके हमने उसमें सर्किट्स लगाकर उसे एक विशाल सुपर कंप्यूटर में बदल दिया। उसके बाद हमने उसे वापस छोटा कर दिया। छोटा होने के बाद प्रोटॉन का मास 0 हो जाता है, जिससे हम उसे लाइट की स्पीड से कहीं भी भेज सकते हैं। यही कारण था कि हमने सोफोन बनाने के लिए प्रोटॉन को चुना। सोफोन हमारे आदेश पर छोटे या बड़े हो जाते हैं। हमने ऐसे ही 4 सोफोन्स बनाए हैं। ये चारों सोफोन क्वांटम लेवल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये एक दूसरे से चाहे कितने भी लाइट ईयर्स दूर क्यों ना हो, ये एक दूसरे को रियल टाइम में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने 2 सोफोन्स अपने पास रखे हैं और 2 तुम्हारी पृथ्वी पर भेजे हैं। वो 2 सोफोन्स कुछ ही महीने पहले पृथ्वी पर पहुंचे हैं। सोफोन्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, जिस वजह से ये किसी भी समय कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। ये सोफोन्स जो कुछ भी देखते हैं और सुनते हैं, उसे उसी वक्त हमारे स्पेसशिप में मौजूद सोफोन्स तक पहुंचाते हैं, जिस कारण पृथ्वी पर जो भी होता है या तुम लोग जो कुछ भी देखते या सुनते हो, उसे हम भी इन सोफोन्स के जरिए उसी समय पर देख और सुन सकते हैं। हम अपने सोफोन्स के जरिए तुम्हारी हर हरकतों पर नजर रखते आ रहे हैं।
पहले तो हमने तुम्हारे हर एक काबिल साइंटिस्ट को टारगेट किया जो नई डिस्कवरीज करने के बहुत करीब थे। हम सोफोन्स के जरिए उन साइंटिस्ट्स के अंदर घुस गए और उन्हें काउंटडाउन दिखाकर इस कदर डराया कि वे करने पर मजबूर हो गए। हमने तुम्हारे पार्टिकल एक्सेलरेटर में गड़बड़ी की ताकि तुम्हारा क्वांटम फिजिक्स का नॉलेज आगे न बढ़ पाए। हमने ही सोफोन्स के जरिए डायमेंशंस को खोलकर तुम्हारी पृथ्वी को उससे ढक दिया और इल्यूजन क्रिएट किया जिससे तुमने सितारों को जलता बुझता हुआ देखा। इस तरह हम तुम्हारे विज्ञान को खत्म करने लगे और तुम्हें चमत्कार दिखाने लगे ताकि तुम साइंटिस्ट की तरह सोचना छोड़कर बस चमत्कारों पर यकीन करो। जिन और वेड को इस हकीकत से रूबरू कराने के बाद उस लड़की ने कहा, हम सोफोन्स के जरिए किसी भी वक्त कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। हम तुम्हारे हर सीक्रेट्स को देख और सीख रहे हैं। अब हम तुम्हें सिखाएंगे कि डर क्या होता है। उस लड़की की ये बातें सुनकर जिन और वेड डर से कांप उठे और गेम से बाहर आ गए। उसी वक्त अचानक दुनिया में हर किसी के फोन, टीवी और दुनिया में मौजूद सारी स्क्रीन्स पर गड़बड़ी आने लगी और अगले ही पल उन्हें स्क्रीन्स पर यह लिखा हुआ दिखाई दिया कि तुम सारे इंसान कीड़े हो। इतने में ही सांटी ने सोफोन्स के जरिए एक बार फिर पूरी पृथ्वी को ढक लिया और पूरी दुनिया को एक इल्यूजन दिखाया। इस बार दुनिया ने आसमान में एक विशाल आंख देखी जो इस बात का संकेत दे रही थी कि सांटी हर वक्त उन पर नजर रख रहे हैं। उसे देख दुनिया भर के लोगों के दिलों में दहशत ने घर कर लिया और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो गया। इंसानों का पाला इस बार ऐसे ताकतवर दुश्मन से पड़ा है जो उनकी हर चाल को देख सुन रहा है। इंसान कोई भी प्लान बना ले, सांटी को पहले ही उसका पता चल जाएगा। ऐसे में वेड का शातिर दिमाग कौन सी चाल चलेगा और कैसे हराएगा 400 साल बाद आने वाले इस खतरे को, जानने के लिए देखना ना भूलें रहस्यों से भरी इस कहानी का अगला एपिसोड। कहानी का अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।